वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि आखिर फ्लेमिंग का नियम है क्या, दिया किसने। तो नाम से ही क्लियर है, फ्लेमिंग। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने यह नियम दिया था। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 19वीं शताब्दी के अंत में विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा या विद्युत मोटर में गति की दिशा का पता लगाने के लिए कुछ नियम दिए थे। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो क्या आ रहा है, एक तो विद्युत जनरेटर आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, और एक आ रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत धारा की दिशा या गति का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग ने ये नियम दिया था। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम इस नियम के बारे में पढ़ेंगे, और आप ये याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए उपयोग किया जाता है, और जो दाएं हाथ का नियम है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए उपयोग किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है किसके लिए उपयोग होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। जो दाएं हाथ का नियम है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। तो इस नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस नियम का उपयोग होता क्यों है। तो इससे पहले तो आप ये समझिए, एक ये प्रयोग देखिए। तो इसमें क्या, एनिमेशन की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई चालक है, चालक यानी कि जिसमें से करंट का फ्लो हो सके, ये एक चालक है, इसमें से अगर हम करंट का फ्लो करें तो इसके करंट का फ्लो करने पे क्या होता है कि इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, चुंबक के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अगर चुंबक है, चुंबक की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इतने दायरे में अगर कोई भी वस्तु को हम लाएं तो वो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। पिछली वीडियो में मैंने एनिमेशन की सहायता से आपको समझाया था। तो उसी प्रकार अगर कोई तार है तो उसमें अगर हम करंट का फ्लो करें, विद्युत धारा को इसमें गुजारें इसमें से, तो इसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कभी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका प्रयोग करने से हमें कैसे पता चला, जैसे देखिए एक बैटरी है, तो यहाँ पर एक तार है, ये वाली तार हमने इस जो चालक है इसके ऊपर से गुजारी हुई है, समझ लीजिए इसमें से करंट का फ्लो कर रहे हैं। जैसे इसको में हम करंट का फ्लो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये कंपास है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है। तो कंपास में डिफ्लेक्शन पैदा होती है। जैसे देखिए तार को इसमें से टच किया तो इसमें करंट का फ्लो हुआ, तभी हमें यहाँ कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिली, यानी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, और जैसे ही करंट का फ्लो हटा दिया चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी चालक में से अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ से आप ये समझ गए। अब अगले प्रयोग से हम समझते हैं कि फ्लेमिंग ने ये नियम दिया क्यों। जो बाएं हाथ का नियम है या दाएं हाथ का नियम है आगे हम देखेंगे, पहले बाएं हाथ का नियम देख रहे हैं। इस प्रयोग से हम समझते हैं कि फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम जो दिया है उसका कारण क्या है, यानी उसे हमें पता क्या चलता है। बाएं हाथ का नियम आगे हम देखेंगे, और वो दिया उसे पता क्या चलता है। यहाँ पर दो फिगर आपको देखने को मिलेंगे, ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पहले आप समझ लीजिए इस फिगर में दिया क्या है। ये एक बैटरी है, ये स्विच है, और स्विच से आप देखेंगे ये क्या है, एक तार है। तार को इस रोड से लटकाया गया है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यही तार है, इसको चुंबक के बीच में से गुजारा गया है। जैसे ये चुंबक है ना, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, इसके बीच में से तार जा रही है। बस इतना ही किया गया है, दूसरे फिगर में भी यही किया गया है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर जो स्विच है ना ऑफ है। अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इस चित्र को आप समझ लेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आखिर बताना क्या चाहता है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो स्विच है ना ऑफ है, यानी कि इस तार में से अभी बताओ करंट का फ्लो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि जो बटन है वो बंद किया हुआ है, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। आपको ये पता है कि चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसमें से तार गुजारी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तार में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, कोई विक्षेपण देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरे फिगर में आप देखिए, सेम वही फिगर है। यहाँ पर क्या किया गया, स्विच को ऑन कर दिया गया, बटन चालू कर दिया गया, और जैसे बटन चालू हुआ अब इस तार में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा का फ्लो होगा। और जैसे ही विद्युत धारा का फ्लो हुआ, आप देख रहे हैं ये तार है, अभी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन ये तार ऊपर की ओर उठ गई। आप देख रहे हैं ना, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को क्यों मिला, क्योंकि जो चुंबक होता है, चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जब इसमें तार में से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो इसमें भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र आया। दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराए, जिससे क्या हुआ, तार में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ऐसे समझिए जैसे चुंबक है, चुंबक के अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी एक पावर है। अभी तार में से करंट का फ्लो नहीं हुआ था तो तार उसके पास थी। जैसे इसमें करंट का फ्लो हुआ, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ,
दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराए और जो ये तार है ऊपर की ओर उठ गई, यानी इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। आप समझ गए ना? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराता है, जिस कारण विद्युत धारा में विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहीं पर फ्लेमिंग का नियम आया। तो इस प्रयोग से फ्लेमिंग ने 3 नियम बताए। कौन कौन से? पहला तो एक ये कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है इस तरफ से हो रही है, जरूरी नहीं है ना कि इसी तरफ से हो, इस तरफ से भी तो हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी दिशा पता लगाने के लिए पहला एक तो ये पता लगाना है। दूसरा जो ये चुंबक है इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ पैदा होगा। अभी तो इस तार को इसने इस ऊपर उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, हो सकता है इसको अंदर की ओर खींच ले। तो ये कब होगा? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए। दूसरा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे। बस मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लग नहीं रहा है, पर चुंबकीय क्षेत्र है ये। चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए। और तीसरा इस पे जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ये तीनों चीज़ों को, एक तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसका पैदा हो रहा है, एक जो इस पे बल लग रहा है, और जो ये विद्युत धारा है इसका जो प्रवाह हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो 3 चीज़ें पता करने के लिए फ्लेमिंग ने नियम दिया है। ये मैंने आपको प्रयोग से समझा दिया। मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता सकता था कि फ्लेमिंग ने जो बाएं हाथ का नियम दिया है किस उँगली से क्या पता चलता है। और इस प्रयोग से आपके दिमाग में ये पता चल गया ना कि आखिर फ्लेमिंग ने नियम दिया क्यों, इसका प्रयोग है। तो अब हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो 3 चीज़ें हमें पता चलेंगी। क्या-क्या? एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल किस ओर लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और एक विद्युत धारा की डायरेक्शन के बारे में कि जो करंट है इसका डायरेक्शन कौन कहाँ पर है। तो 3 डायरेक्शन हमें पता चलेंगे, एक बल का, एक चुंबकीय क्षेत्र का और एक विद्युत धारा का। और हमें एक चीज़ दी होती है या तो 2 चीज़ दी होती हैं और हमें तीसरी चीज़ पता करनी होती है। हमें अगर एक भी चीज़ पता हो ना, जैसे मान लो हमें विद्युत धारा की डायरेक्शन पता हो, तो हम बाकी 2 डायरेक्शन आराम से पता कर सकते हैं। तो इस नियम से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी कौन सी होती है? तो जो ये 4 फिंगर होती है ना आपकी, ये तर्जनी होती है। ये वाली, यह तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर, जो बीच वाली उँगली होती है, इसे मध्यमा कहते हैं। तो मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर रखें। तो जो अंगूठा होता है ना, ये हमेशा चालक के द्वारा अनुभव किए गए जो उसका बल है, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। जो तर्जनी होती है, 4 फिंगर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, उसकी दिशा के बारे में बताती है। और जो बीच वाली उँगली होती है, मध्यमा, ये इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर संकेत करती है। तो तीनों दिशाओं की ओर संकेत पता चल गए। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपने जो अपना बायाँ हाथ है ना, बाएँ हाथ को इसी प्रकार जैसा चित्र में दिखाया गया है, अंगूठे के ऊपर की ओर रखिए, उँगली को सीधा, जैसे बंदूक चलाई जाती है ना, अंगूठा ऊपर की ओर हो, उँगली बिल्कुल सामने, और जो बीच वाली उँगली है ना, उसको इसी प्रकार इस ओर करना है। मैं आपको अगले चित्र में दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए ऐसे, अंगूठा ऊपर की ओर हो, उँगली बिल्कुल सामने, और जो बीच वाली उँगल है उसको इस तरफ करना है, इस प्रकार जैसे चित्र में दिखाया गया है। और बाकी बस हमें इन तीनों से काम है, अंगूठे से और ये 4 फिंगर से और ये बीच वाली उँगली से। बाकी इनको सबको आप मोड़ लीजिए, इनका कोई काम नहीं है, बस हमें इन तीनों से काम है। तो जो अंगूठा होगा ये हमेशा बल की दिशा को दर्शाएगा, उँगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और जो बीच वाली उँगली है ये विद्युत धारा को दर्शाएगी। आप समझ गए ना कि आपको हाथ को कैसे करना है? अंगूठे को ऊपर की ओर करना है, इससे इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उँगली को एकदम सीधा करना है और ये इसको उँगली को मोड़ लेना है इस डायरेक्शन में, इसे इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार आपको करना है। तो इससे आपको पता कैसे चलेगा? आपको देखिए, इससे पता ऐसे चलेगा, इसकी एक ट्रिक भी है। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? FMC। एफ से क्या हुआ? फादर, एम से मदर और सी से चाइल्ड, मतलब कि पिताजी, माताजी और उनका जो बालक जी। फादर, मदर और चाइल्ड, FMC। ये ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। F यानी फोर्स, M यानी मैग्नेटिक फील्ड और C से करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये ट्रिक है। तो अब देखिए, इससे आप कैसे पता कर पाएंगे? तो जहाँ पर भी अगर आपको ये ऐसे दिया होगा, आपको वहाँ पर एग्जाम में हरदम एक फिगर दी होगी, फिगर में आपको बताया होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन दी होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपको अपने हाथ की जो ये वाली उंगली है ना, बस इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर ले जानी है। उसके बाद मतलब इसी प्रकार बना के, अंगूठे को इस प्रकार रख के, उंगली को इस प्रकार रख के, इसी प्रकार हाथ को करके, बस आपको जो ये वाली मध्यम उंगली है, इसको इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर लेकर जाना है। तो बाकी दोनों दिशाएं आपको पता चल जाएंगी। एक बार हम प्रश्न करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। देखिए ऐसे, तो देखिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके दिए गए चित्र में बल की दिशा ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अंदर की ओर होता है। जब क्रॉस लगा होता है ना, इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। जब ऐसे राउंड होता है तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है। वैसे भी दिया होता है, यहाँ पर लिखा है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अंदर की ओर है। जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल को आप देख रहे हैं ना, तो मोबाइल के अंदर की ओर, स्क्रीन के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। एक डायरेक्शन तो हमें ये बता दी, और दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है आई। आई क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन इस ओर है। अब आपको अपना हाथ उसी प्रकार बनाना है। अगर आपके बाएं हाथ में मोबाइल है तो दाएं हाथ में मोबाइल को ले लीजिए और अपने हाथ को तीनों उंगलियों, मतलब कि अंगूठा और दोनों उंगलियों को उसी प्रकार लंबवत कीजिए। अब आपको करना क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता होगा कि जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताता है? फोर्स। उंगली क्या बताती है? पहली वाली ये बताती है हमें उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और जो बीच वाली उंगली है वो करंट के बारे में बताती है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताई है, यानी कि जो हमारी फोर फिंगर है, पहली वाली उंगली है, उसको स्क्रीन की ओर रखिए। स्क्रीन को टच मत कीजिएगा, वीडियो पॉज हो जाएगी। स्क्रीन की ओर रखिए, और उसके बाद जब आपने उस उंगली को स्क्रीन की ओर रखा, तो जो आपकी ये करंट वाली उंगली है इसको इस तरफ घुमाइए। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो। तो देखिए इस तरह करना है जैसे इसमें किया गया है। कैसे? देखिए, इसमें बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो मैंने क्या किया, ये जो वाली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है ना, तो हमने इसको स्क्रीन की ओर कर दिया। आप कीजिए, आपको तभी समझ आएगा। उसको स्क्रीन की ओर कर दिया, और जो ये वाली उंगली है ये विद्युत धारा को बताती है, तो इसको विद्युत धारा की डायरेक्शन कहाँ पर दी है? इस तरफ दी गई है। तो इस तरफ दी है ना विद्युत धारा की डायरेक्शन, तो इस तरफ कर दिया। तो अब हमारा अंगूठा ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? आपको क्या करना है, अपने हाथ को इसी प्रकार लंबवत करके, मतलब कि अंगूठा, उंगली और दोनों उंगलियों को लंबवत करके, अब जैसे जो बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो सबसे पहले आपने उंगली अंदर की ओर कर दी, मतलब स्क्रीन की ओर कर दी। जो भी आपको मॉनिटर में जब आपको प्रश्न आएगा, तो मॉनिटर की ओर आपने उंगली कर दी। अब आपको बाकी दो उंगलियों को भी तो पोजीशन सेट करनी है। याद रखना कि उंगलियां हिलनी नहीं चाहिए। अब आपको बाकी दोनों उंगलियों की पोजीशन सेट करनी है। तो उसमें से ये बताया गया कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अपने हाथ को आप मोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह ये वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली, इसकी डायरेक्शन इस ओर लानी है। तो जब आप हाथ को नीचे की ओर से घुमाएंगे, तब आपकी ये वाली उंगली इस तरफ आएगी। आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तभी आपको पता लग रहा होगा कि जब आप हाथ को नीचे की ओर से घुमाएंगे तभी बीच वाली उंगली इस तरफ आएगी ना। तो जब ये वाली उंगली इस तरफ आ गई और आपकी जो पहली वाली उंगली है वो स्क्रीन की ओर है, तो अंगूठा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ गया। आ गया कि नहीं आया? तो जब आपका अंगूठा नीचे की ओर आ गया, इसका मतलब जो बल की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर लग रही है। तो इससे आप समझ गए ना कि आपको अपने हाथ को इसी प्रकार रखना है, और जिस ओर कहा जाए, मतलब आपको अपने हाथ को इस प्रकार रखना है, और जिस ओर जो भी चीज़ आपको बताई हो, हाथ की उंगलियों को उसी प्रकार घुमा देना है। तो दो चीज़ें आपको दी होंगी, तीसरी चीज़ आपको पता चल जाएगी। आप अपने हाथ को घुमा कर देखेंगे। जैसे ये वाला प्रश्न है, अब इसको देखिए कि फ्लेमिंग के हाथ के नियम का प्रयोग करके दिए गए चित्र में बल की दिशा ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो करंट है ऊपर की ओर है। अब आपको बल बताना है, तो बल आप कैसे बताएंगे? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है? अब यहाँ पर ये देखिए कि बाहर की ओर है। वैसे राउंड राउंड है, इसका मतलब बाहर की ओर होता है। क्रॉस होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है। अब आपको क्या करना है कि अपने बाएं हाथ को अपनी ओर, जैसे आप ये मोबाइल की ओर देख रहे हैं ना, मोबाइल को देख रहे हैं आप इसको, तो अब जब अंदर की ओर होता है तो आपको तो स्क्रीन के अंदर उंगली करनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की होता है, अब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो अब अपने आपकी जो पहली वाली उंगली है ना, उसको अपनी ओर कीजिए। अपनी ओर आपने कर लिया, इससे क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। पहली वाली उंगली आपने कर ली। उसके बाद क्या बताया गया है? आई, यानी कि करंट जो है ऊपर की ओर है। तो करंट वाली उंगली कौन सी होती है? जो आपकी मध्यमा उंगली होती है ना, मिडल फिंगर होती है, वो करंट वाली उंगली है। तो किसी भी प्रकार आप करंट वाली उंगली को आप ऊपर की ओर कीजिए। जब आपकी करिए ऊपर की ओर, आप करंट वाली उंगली ऊपर की ओर तभी कर पाएंगे जब आप हाथ की हथेली को ऊपर की ओर रखेंगे, हाथ को नीचे की ओर मोड़ेंगे, हथेली ऊपर की ओर आएगी। तब आप देखेंगे कि आपका जो अंगूठा है वो दाईं ओर जा रहा है। दाईं ओर जा रहा है कि नहीं? तो ये बल की ओर बताता है। आप करके देखिए, आपको क्या करना है। यहाँ पर बताया गया चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो सबसे पहले आपको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार बना लेना है। पोजीशन इस प्रकार बना लेनी है कि अंगूठा ऊपर की ओर हो और उंगली सामने की ओर, और ये विद्युत धारा वाली उंगली ये होती है मध्यमा। इस प्रकार डायरेक्शन बना ली। अब प्रश्न आपसे जैसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, बाहर की ओर मतलब कि आपको जो पहली वाली उंगली है उसको अपनी ओर करना है, अपने शरीर की तरफ। के बाद जब पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, अब आपको क्या करना है, जो मध्यमा उंगली है, मिडल फिंगर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, उसको ऊपर की ओर लेकर जाना है। जैसे आप मध्यमा उंगली ऊपर की ओर लेकर जाएंगे,
ऑटोमेटिकली आपका अंगूठा दाईं ओर आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे आप कोई भी प्रश्न अब आपके आगे हो, अब इस प्रकार की पोजीशन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बल कहाँ पर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर लग रहा है। तो आसान हो जाएगा। ये हो गया बाएं हाथ का नियम। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, तो पहले हम चुंबकीय प्रेरण समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि जो दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये किस पे काम करता है? तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर पर काम करता है। तो जो विद्युत जनरेटर होता है वो क्या करता है? जनरेटर को जो हम घुमाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। हम डीजल की सहायता से या किसी भी पेट्रोल की सहायता से जो भी उसमें एनर्जी दी जा रही है, एक तो उसमें एनर्जी दी जाएगी तभी वो घूमेगा। घूमने के कारण क्या होगा कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। तो उसी प्रकार जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होगी ना, बल रेखाएं होंगी। तो इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी चालक को एंटर करके घुमाना शुरू करें ना, तो इसमें क्या होगा? इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। जनरेटर भी तो यही काम करता है। अगर हम जनरेटर को घुमा देते हैं तो घूमता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, चुंबक का साउथ पोल है। में अगर हम किसी चालक को डालकर इस प्रकार घुमाना शुरू कर दें, इसके मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो टकराएगा तो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगा। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंड्यूस्ड करंट। पिछले वाले जो बाएं हाथ का नियम था उसमें क्या था? उसमें था कि जो तार थी ना, मतलब कि चुंबक के बीच में तार थी, उसमें करंट पहले ही था। हमने पढ़ा था ना, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। हो सकता है अभी तो आप भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले ही पैदा कर दिया था। जैसे इस वाले डायग्राम में हमने देखा था ना कि जो तार थी, तार में क्या था? धारा का प्रवाह हमने किया था, पहले ही धारा का प्रवाह कर दिया था। लेकिन जो अब हम समझ रहे हैं, इसमें धारा का प्रवाह पहले नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा को उत्पन्न कर रहे हैं। इस चालक में धारा का प्रवाह नहीं है, चालक में धारा का प्रवाह नहीं है। इससे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर रहे हैं। इसको घुमाकर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रहा है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ आ गया? एक में पहले ही करंट मतलब कि फ्लो हो रहा है, एक में करंट फ्लो नहीं हो रहा, उससे करंट पैदा हो रहा है। ये और वो पहला वाला विद्युत मोटर था, और ये वाला विद्युत जनरेटर का नियम है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। देखो, जब कोई चालक चालक यानी कोई भी तार जिसमें धारा का प्रवाह हो, चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक का, उसमें से होकर गुजरता है तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। तो प्रेरित जो धारा है, इसी की दिशा को निर्धारित करने के लिए कि किस ओर ये बहेगी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित कर दें, जैसे हमने बाएं हाथ में किया था ना, सेम उसी प्रकार दाहिने हाथ में करना है। जैसे हमने बाएं हाथ में अपने अंगूठे और उंगलियों की पोजीशन बनाई थी, उसी प्रकार दाहिने हाथ में भी अंगूठा ऊपर की ओर, उंगली बिल्कुल सामने, और ये जो फिंगर है इसको इस प्रकार करेंगे तो आपका ये नियम लागू होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो अंगूठा होगा, ये चुंबकत्व के सापेक्ष चालक की गति की दिशा, जिसे हमने पीछे बल कहा था ना, आप इसको बल भी समझ लीजिए, पर यहाँ पर आप गति समझिएगा कि गति को बताता है। जो घूम रहा है ना, उसकी गति, मोशन की दिशा किस ओर है। तो गति की दिशा के लिए दाहिने हाथ का नियम होता है, और जो बल है, बल के लिए बाएं हाथ का नियम। पर बल और गति एक ही है, पर आप समझने के लिए समझ लीजिए। अगर एकदम स्पेसिफिक पूछा जाए तो मोशन यानी गति की दिशा। और दूसरा जो ये वाली उंगली है, फोर फिंगर है, ये चुंबकीय क्षेत्र, पीछे भी हमने पढ़ा था, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है। और जो ये मिडल फिंगर है, जिसे हम दूसरी उंगली कहते हैं, ये प्रेरित धारा, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट को ही बताती थी, यहाँ पर भी ये करंट की ही डायरेक्शन को बताएगी। तो बीच वाली उंगली करंट की डायरेक्शन को बताएगी, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र। ये तो दोनों में सेम है, बाएं हाथ का नियम हो या दाहिने हाथ का नियम हो। बस फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर जो धारा है वो इंड्यूस्ड करंट है, मतलब कि प्रेरित धारा है, पर है तो धारा ही। तो धारा की डायरेक्शन को बीच वाली उंगली बता रही है, पहली उंगली जो हमारी है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और जो हमारा अंगूठा है वहां पर बल को बता रहा था, यहाँ भी बल को ही बता रहा है, पर स्पेसिफिक पूछा जाए तो गति को बता रहा है, मोशन बता रहा है, डायरेक्शन के।
तो दाहिने हाथ के नियम से भी अगर आप कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो सेम वही बाएं हाथ के नियम का है, बस ये दाहिने हाथ का नियम हो गया। यहाँ से ये पता चल जाएगा। बाकी पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किसी विद्युत जनरेटर में प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या आ गया, तो विद्युत जनरेटर आ गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर आ गया। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात होगी तो कौन सा नियम लगेगा, तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लगेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके लिए बाएं हाथ का नियम, बाएं को वाम भी कहते हैं, वाम हस्त, हस्त मतलब कि हथेली। तो बाएं हाथ का नियम क्या हो गया, अपना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, और दाहिने हाथ का नियम हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत डैश पर लागू होता है। तो बाएं हाथ का सिद्धांत किस पर लागू होगा, तो बाएं हाथ का सिद्धांत हमारे इलेक्ट्रिक मोटर, डायरेक्ट करंट डीसी मोटर कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक मोटर पर बाएं हाथ का नियम लागू होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी में पूछा गया था कि फ्लेमिंग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा को बताता है, यानी कि किसके बारे में, फोर्स के बारे में बताता है। हाँ ये तो सही है, जो बाएं हाथ में है वो फोर्स को बता रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा, देखिए दाहिने हाथ में भी इन्होंने क्या बताया कि दाहिने हाथ का नियम भी चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक पर बल की दिशा के बारे में बताता है। यहाँ पर बताता तो बल है, पर स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था मोशन यानी गति। स्पेसिफिक अगर बल के बारे में पूछा है तो वो बाएं हाथ का ही नियम है, यहाँ पर मोशन यानी गति के बारे में है। तो सही कौन सा होगा, पहला ही कथन सही है। बाकी कथन भी देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बायां हाथ और दायां हाथ दोनों के नियम का उपयोग किया जा सकता है, तो नहीं। चौथा कथन क्या है कि फ्लेमिंग के नियम का चुंबकीय क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है लेना देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किस दिशा को बताता है। तो जो अंगूठा है, पहले देखिए कौन सा नियम है, दाहिने हाथ का नियम। बताना किसके बारे में है, तो अंगूठे के बारे में। तो जो धारा इलेक्ट्रिक करंट तो कौन सा, मिडिल फिंगर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगी, चाहे कोई भी हाथ हो, दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो। ये अंगूठे के बारे में पूछा गया तो ये तो होगा नहीं। चालक के गति की दिशा, हाँ मोशन, गति की दिशा के बारे में अंगूठा बताता है, वो भी कौन से, दाहिने हाथ का। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है, पहली उंगली बताती है, जो फोर फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। तो तर्जनी यानी कि कौन सी उंगली हुई, तो तर्जनी हमारी पहली उंगली वो तर्जनी होती है, बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं। तो तर्जनी उंगली किसको बताएगी, बीच वाली उंगली मैंने आपको बताया था, जो मिडल फिंगर है वो किसको बताती है, वो करंट के बारे में बताएगी। करंट के बाद बचा क्या, तो बचा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें कहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और प्रेरित धारा के बारे में कौन सी, तो जो हमारी मध्यमा उंगली है वो प्रेरित धारा के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लागू होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है में फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम लागू होता है, आप बताइए। बाएं हाथ का नियम लागू होता है। दाएं हाथ का कौन सा नियम है, तो विद्युत जनरेटर वाला। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाएं हाथ के नियम में तीन